Hello, my dear students. So let's start with our next numerical number 25. An aircraft is flying at a height of 3400 meter above the ground. So let's visualize the problem. Let's say this is the ground surface and an aircraft is flying in this direction. Ready? The height of the aircraft from the ground surface is 3400 meters. If the angle subtended by a ground observation point by the aircraft positions 10 seconds apart is 30 डिग्री, मतलब कि अज्यूम करो कि आप यहाँ पे हो, यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम हियर एंड यहाँ से तुम प्लेन को जो ऑब्जर्व कर रहे हो 10 सेकंड के बाद प्लेन मान लो यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे इधर देखोगे। सो टू कवर दिस मच डिस्टेंस सपोज इट इज टेकिंग द टाइम 10 सेकंड विच इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड हियर द टोटल एंगल इज सबटेंडेड बाय 30 डिग्री। टोटल एंगल कितना सबटेंड कर रहा है वो 30 डिग्री। सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट, ये एयरक्राफ्ट की स्पीड क्या होगी। सो लेट्स अज्यूम दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल और यहां से अगर पूरा सर्कल ड्रॉ करें तो ऐसा एक सर्कल बनेगा। सो वी कैन से हियर वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। क्या हो जाएगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। सो एंगल हमारा कितना है 30 डिग्री। आर्क मतलब ये डिस्टेंस, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज ए बी, तो यहाँ आर्क को हम लिख देंगे ए बी एंड रेडियस, तो यहाँ से ये रेडियस कितना हो जाएगा 3400। सो ए बी डिस्टेंस अगर मेजर करें तो 30 डिग्री इंटू 3400। अब ये डिग्री है, डिग्री को तुम नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, यू हैव टू कन्वर्ट दिस डिग्री इंटू रेडियन। सो याद रखो कि एक डिग्री को जब रेडियन में कन्वर्ट करना है तो उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। तो 30 डिग्री है तो 30 इंटू पाई बाय 180 इंटू 3400। सो 30 इंटू 3.14 बाय 180 इंटू 3400। इसको जब आप न्यूमेरिकली सॉल्व करोगे सो यू विल गेट द आंसर 910.86 मीटर्स। अगर आपके कोई भी आंसर्स नहीं आते हैं ऐसे सो आप मैसेज कर सकते हैं, इसको सेल्फ कैलकुलेट करना एक बार बाय यूजिंग द कैलकुलेटर एंड स्टिल यू आर नॉट गेटिंग द आंसर यू कैन मैसेज मी। सो ये ए बी जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हमें मिल गया, इतना है, और ये डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लेता है 10 सेकेंड। तो हमें तो वेलोसिटी फाइंड करनी है। नाउ वी कैन इजीली फाइंड वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। सो वेलोसिटी फाइंड करनी है, डिस्टेंस है हमारा 910.86 मीटर डिवाइड बाय टाइम जो है वो हमारा 10 सेकेंड। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे एक मिनट, यहाँ पे इसका आंसर 910.86 नहीं आएगा, कुछ और आएगा। जो भी आंसर आता है वो आंसर यहाँ पे लिखना और सेम आंसर आप यहाँ पे लिख देना द डिस्टेंस, और उसको 10 से डिवाइड करोगे सो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 182.2 मीटर पर सेकेंड, है ना। राइट नाउ आई डोंट हैव कैलकुलेटर, मोबाइल से रिकॉर्ड हो रहा है तो दूसरा कोई कैलकुलेटर मेरे पास है नहीं, वरना न्यूमेरिकली आपको कैलकुलेटर में देख के सॉल्व करके भी आपको मैं बता देता, ठीक है। सो वेरी सिंपल, बस ये डिग्री है उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है ये मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है। ये जो भी आंसर आया दिस इज द डिस्टेंस ए बी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये जो भी डिस्टेंस आया मीटर्स में वो वैल्यू यहाँ पे डाल दो, डिवाइड बाय 10 कर दो,
you will get the answer. Ready? चलो, now sum number 26. Pay attention. I am reading the question. A vector has magnitude and direction. हाँ, सबको पता है. चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वेक्टर क्या होता है? जिसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है वो. डज इट हैव अ लोकेशन इन स्पेस? चलो, तो क्या उसकी कोई लोकेशन होती है स्पेस में? सो उसका आंसर आएगा, एक हम आंसर लिखते हैं कि नो, अ वेक्टर इन जनरल हैज नो डिफाइनाइट लोकेशन. वेक्टर की कोई ऐसी पर्टिकुलर लोकेशन नहीं होती. क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम वेक्टर एडिशन करते थे तो उसमें बहुत बार हमने ऐसा किया था कि वेक्टर ए है, फिर मैं थियोरी में ऐसे बताता कि ये वेक्टर को उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ यूँ. आप वेक्टर की लेंथ और डायरेक्शन चेंज ना करके उसको कहीं पर भी रख सकते हो, उससे वेक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस आएगा बिकॉज अ वेक्टर रिमेन्स अनअफेक्टेड whenever it is displaced anywhere in space provided its magnitude मतलब लेंथ एंड डायरेक्शन नो चेंज. अगर आप इसकी लेंथ और डायरेक्शन चेंज नहीं करके, मान लो ये वेक्टर ऐसा है तो ये वेक्टर को मैं ऐसे 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 कहीं पर भी रख सकता हूँ. बस इसकी जो लेंथ है वो मैं इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकता बिकॉज लेंथ रिप्रेजेंट्स वैल्यू एंड मैं उसकी डायरेक्शन ऐसे ऐसे नहीं कर सकता. हाँ, ये वेक्टर ऐसा है तो वैसा का वैसा मैं कहीं पर भी रख सकता हूँ. सो द वेक्टर जनरली डज नॉट हैव एनी डिफाइनाइट लोकेशन, है ना. तो आंसर है नो, अ वेक्टर हैज नो डिफाइनाइट लोकेशन. चलो आगे क्या फाइंड करना है? कैन इट वेरी विथ टाइम? क्या कोई वेक्टर टाइम के साथ वेरी हो सकता है? यस, अ वेक्टर कैन वेरी विथ टाइम. भाई एक एग्जाम्पल दे देते हैं. क्या है एग्जाम्पल? इफ अ पार्टिकल हैविंग एक्सेलरेटेड मोशन, इफ एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट, एक्सेलरेशन प्रेजेंट है. एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी. अब एक्सेलरेशन है सो ऑब्वियसली देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, है ना. अगर एक्सेलरेशन प्रेजेंट है तो वेलोसिटी वेक्टर में चेंज होगा ही होगा. सो यस, अ वेक्टर कैन चेंज विथ टाइम. थर्ड पार्ट, will two equal vectors a and b at different location in space necessarily have identical physical effects? मतलब ये मान लो एक स्पेस है और वो स्पेस में दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी. अब ये दोनों स्पेस के अलग अलग पोर्शन में है. ये स्पेस है, ये स्पेस में दो वेक्टर है, वेक्टर ए और बी. अब ये दोनों वेक्टर स्पेस के अलग अलग पोर्शन में है. क्वेश्चन में क्या है? नेसेसरीली हैव आइडेंटिकल फिजिकल इफेक्ट्स. क्या दोनों की फिजिकल इफेक्ट सेम होगी? सो आंसर आएगा नो, इनकी इफेक्ट सेम नहीं होगी. फॉर एग्जाम्पल, टू इक्वल फोर्सेस एक्टिंग एट टू डिफरेंट पॉइंट ऑन द बॉडी. मान लो ये एक बॉडी है और उसके दो अलग अलग पॉइंट पे दो फोर्स लग रहे हैं. एक फोर्स ये रहा, फोर्स भी वेक्टर होता है, और एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है. मान लो F1 है, ये है F2. ठीक है, which can cause the rotation of the body about an axis will not produce equal turning effect. मतलब मान लो कि ये फोर्स ज़्यादा लग रहा है, ये फोर्स ज़्यादा लग रहा है, तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट शायद घूम भी सकता है ना. तो जरूरी नहीं है कि दोनों सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करें. सो ये है उसका आंसर. चलो नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 27. अ वेक्टर हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. अगेन हमें पता है कि भाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होता है
और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है। डज इट मीन दैट एनीथिंग दैट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नेसेसरीली अ वेक्टर? क्या जिसकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होती है क्या वो सभी वेक्टर्स ही होते हैं? द रोटेशन ऑफ अ बॉडी कैन बी स्पेसिफाइड बाय द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द एंगल ऑफ रोटेशन अबाउट द एक्सिस। डज दैट मेक एनी रोटेशन वेक्टर? फिर हम ये ऐसा कह रहे हैं कि रोटेशन जो होता है ना किसी एक्सिस के अराउंड, वो ऐसे ऑब्जेक्ट जो है वो तुम्हारा ऐसे गोल गोल घूमता है। जैसे कि ये एक्सिस है, ये मैंने ड्रॉ किया ना लाइन, ये एक्सिस है और ये मान लो कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे रोटेशन करता है। ठीक है। सो क्या ये रोटेशन में वेक्टर है? क्योंकि उसमें तो रोटेशन वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो ये रोटेशन को क्या हम वेक्टर कंसीडर कर सकते हैं? क्योंकि अभी तो हमने ये बोला कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसको वेक्टर बोलते हैं। रोटेशन मोशन में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तो क्या रोटेशन को वेक्टर बोल सकते हैं? तो नहीं, हम रोटेशन को वेक्टर नहीं बोल सकते। रीजन क्या है? एडिशन ऑफ टू फाइनाइट रोटेशन डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। हमें पता है कि वेक्टर एडिशन, वेक्टर्स कैन फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है। बट ये जो रोटेशन होता है ना, रोटेशन में हम ऐसे वेक्टर एडिशन नहीं कर सकते, है ना। सो जो वेक्टर्स में, मतलब जो क्वांटिटीज में हम ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन नहीं कर सकते वो वेक्टर नहीं है। वेक्टर की डेफिनेशन तो ये है कि वेक्टर्स कैन फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। अब दो अलग अलग रोटेशन होते हैं तो उनका हम एडिशन करके ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं कर सकते। हैंस रोटेशन जो है वो कोई भी टाइप का वेक्टर नहीं है। ये क्वेश्चन अगर ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा तो टेंशन मत लो, क्योंकि ये डिटेल में हम पढ़ेंगे हमारे चैप्टर नंबर 7 में, रोटेशनल मोशन में हम अच्छे से इसको पढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट सम नंबर 28। Can you associate vector with the length of a wire bent into a loop? ठीक है। तो तुम्हारे पास एक वायर है और उसको फोल्ड करके तुमने ऐसा सर्कल बना दिया है। सो कैन यू एसोसिएटेड अ वेक्टर विथ दिस लूप? सो आंसर आएगा नो, वी कैन नॉट एसोसिएटेड एनी वेक्टर विद इन द लूप। लूप की कोई डायरेक्शन नहीं होती है ना, सो इसका कोई वेक्टर नहीं होगा। दूसरा है अ प्लेन एरिया, ऐसा। तो प्लेन एरिया जो होता है इसको बोल सकते हैं इस टाइप का। एक छोटी सी बुक लेके मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ये जो है इस टाइप की बुक, ऐसा। ठीक है। तो ये प्लेन एरिया है, तो क्या इसके साथ हम कोई वेक्टर को एसोसिएट कर सकते हैं? तो आंसर का आएगा यस, एंड दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी प्लेन होता है, मान लो ये प्लेन है, मेरा हाथ जो प्लेन है, हर प्लेन का एक एरिया वेक्टर होता है, और वो एरिया वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में होता है? एग्जैक्टली प्लेन के परपेंडिकुलर, ऐसे। तो मेरा प्लेन जैसे जैसे रोटेट करेगा मेरा परपेंडिकुलर भी वैसे वैसे रोटेट करेगा। सो यस, a plane has a area vector and this area vector is always directed to the normal of plane। ऑलवेज तुम्हारे प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब नॉर्मल, नॉर्मल को परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, ही ये होता है। चलो थर्ड, अ स्फीयर। तो क्या स्फीयर के साथ हम वेक्टर एसोसिएट कर सकते हैं? तो आंसर आएगा नो, क्योंकि स्फीयर का कोई डायरेक्शन नहीं होता। स्फीयर हैज नो डायरेक्शन
hence no vector। ठीक है, चलो नाउ पे अटेंशन। 29, a bullet fired at an angle of 30 degree with the horizontal। ठीक है, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल और ये हो गया हमारा वर्टिकल, ये सबको पता है। बुलेट को हम ऐसे फायर कर रहे हैं, जो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी v0 hits the ground 3 किलोमीटर अवे। दिस ग्राउंड इज, ये जो यहाँ पे बुलेट जो है फायर होती है और नीचे गिरती है यहाँ पे, ओरिजिन से ये पॉइंट का डिस्टेंस है 3 किलोमीटर। बाय एडजस्टिंग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैन वन होप टू हिट द टारगेट 5 किलोमीटर अवे। क्या हम कुछ भी एंगल सेट करके इसको 5 किलोमीटर तक ले जा सकते हैं कि नहीं, ये हमें फाइंड करना है। चलो, तो पहले हमें दिया है रेंज, तो रेंज का फॉर्मूला होगा r इज इक्वल टू v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। ठीक है, तो रेंज हमें अभी कितनी दी है, 3 किलोमीटर, इज इक्वल टू v0 स्क्वायर बाय g इंटू साइन 2 और थीटा हमें दिया है 30 डिग्री। सो 3 इज इक्वल टू v0 स्क्वायर बाय g साइन 60। सो 3 इज इक्वल टू v0 स्क्वायर बाय g साइन 30 इज √3/2। सो v0 स्क्वायर बाय g को सब्जेक्ट बनाओ तो 3 इंटू 2/√3। अब ये 3 को भी हम क्या लिख सकते हैं, √3 2/√3, तो ये कैंसिल हो गया। सो इवेंचुअली v0 स्क्वायर बाय g इज 2√3। रेडी, तो यहां सिर्फ ये केस से मुझे इतना डेटा मिल गया। मुझे क्या फाइंड करना है कि मैं कुछ भी करके एंगल को सेट करके क्या 5 किलोमीटर की रेंज ला सकता हूं क्या। सो मैक्सिमम रेंज आर मैक्सिमम, भाई आर मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है, आर मैक्सिमम होता है v0 स्क्वायर बाय जी। तो पहले मैं चेक करूंगा कि मैक्सिमम रेंज कितनी हो सकती है ये वेलोसिटी से। तो आर मैक्सिमम होता है v0 स्क्वायर बाय जी, v0 स्क्वायर बाय जी तो मुझे डायरेक्ट ही मिल गया 2√3, मतलब ये मेरा मैक्सिमम रेंज ही है। 2√3 मतलब 2 इंटू 1.73, इसको सॉल्व करोगे सो यू विल गेट द आंसर ऑफ 3.46 किलोमीटर्स। मतलब मैक्सिमम रेंज इतनी ही है ये ऑब्जेक्ट की। तो आप एंगल कितना भी चेंज कर लो आपको 5 किलोमीटर नहीं मिलेगा। नो यू कांट अचीव टारगेट ऑफ 5 किलोमीटर्स। रेडी, सिंपल। चलो, आर मैक्सिमम का फॉर्मूला है v0 स्क्वायर बाय जी, तो डायरेक्ट मैंने ये फॉर्मूला में से v0 स्क्वायर बाय जी ही फाइंड कर लिया, तो कोई टेंशन ही नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। सम नंबर 30, पे अटेंशन। अ फाइटर प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1.5 किलोमीटर। चलो, तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हमारा फाइटर प्लेन है, ठीक है, एंड ये फाइटर प्लेन अर्थ सरफेस से 1.5 किलोमीटर हाइट पे उड़ रहा है। राइट नाउ ये जो फाइटर प्लेन है उसकी स्पीड कितनी है, सो इसकी स्पीड है v 720 किलोमीटर पर आवर, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है। वेलोसिटी कितनी है, 720 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो आपको मिलेगा 200 मीटर पर सेकंड। पासिस डायरेक्टली ओवरहेड एंड एंटी एयरक्राफ्ट गन। तो यहाँ पे आपके पास
एक एंटी एयरक्राफ्ट गन है, ठीक है, एग्जैक्टली उसके ऊपर से वो पास हो रहा है। कौन? ये फाइटर प्लेन। एट वॉट एंगल फ्रॉम द वर्टिकल शुड द गन बी फायर्ड फॉर द शेल विथ मजल स्पीड ऑफ 600 मीटर पर सेकेंड टू हिट द प्लेन। मतलब वो यहाँ पे कितने एंगल से बुलेट को फायर करेगा कि ये प्लेन उड़ते 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 जब यहाँ पे आएगा तो उसे टकरा जाएगा। और ये एंगल हमें फाइंड करना है वर्टिकल से। किससे फाइंड करना है? वर्टिकल से। सो आई होप कि आप लोगों को ये जो प्रॉब्लम है वो विजुलाइज हो रहा होगा। प्लेन उड़ते उड़ते यहाँ पे आ जाएगा, हमें वर्टिकल के साथ कितने एंगल पे बुलेट को फायर करना है तो ये इससे टकरा जाएगा, ठीक है। चलो, सो हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। बट प्रोजेक्टाइल में हम क्या करते हैं कि प्रोजेक्टाइल में हर बार हम ये वाला एंगल ही कंसीडर करते हैं। सो फॉर सिंप्लिसिटी मैं ये एंगल फाइंड करूंगा, थीटा, इसको बोल देता हूँ थीटा डैश, ठीक है। ये एंगल फाइंड करूंगा और ये एंगल को मैं 90 में से माइनस करूंगा तो मुझे ये एंगल मिल जाएगा। चलो, अब ये जो बुलेट मैंने थ्रो किया है, ये बुलेट है, बुलेट की स्पीड मुझे दी रखी है 600 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये मैं बोल देता हूँ V0। इतनी स्पीड से हमने बुलेट को फायर किया है। तो ये बुलेट ने यहाँ पे एंगल बनाया तो ये हो जाएगा V0 कॉस थीटा और ये वाला हो जाएगा V0 साइन थीटा, ठीक है। V0 कॉस थीटा क्या करेगा? तो कि तुम्हारा जो बुलेट है, स्फीयर, शेल, जो भी बोलो, वो शेल को आगे ले जाने का काम V0 कॉस थीटा करेगा और वो शेल को ऊपर ले जाने का काम करेगा V0 साइन थीटा, क्योंकि शेल आगे भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है, ठीक है। चलो, अब मान लो कि ये शेल यहां पे आके टकराया, रेडी। तो कितना डिस्टेंस कवर किया है? तो मान लो कि ये डिस्टेंस कवर हुआ x जितना, तो ऑब्वियसली प्लेन ने भी x जितना डिस्टेंस ही कवर किया होगा। ये भी x डिस्टेंस हो गया, ये भी x डिस्टेंस हो गया, ठीक है। प्लेन को यहां से आया, यहां आने में जो टाइम लगा उतने ही टाइम में ये आपका जो शेल है वो भी यहां पे आ गया होगा। मतलब हमारी ये जो वेलोसिटी है और ये हमारी प्लेन की जो वेलोसिटी है 200, अगर सेम होगी तो ही ये यहाँ पे टकराएंगे। देखो प्लेन कहाँ जा रहा है? ये डायरेक्शन में, एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल, और हमारा ये वेलोसिटी भी कहाँ है? एग्जैक्टली ऑन हॉरिजॉन्टल। और दोनों वेलोसिटी टकरा रही है तो दोनों वेलोसिटी सेम ही होनी चाहिए। डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ कि V0 कॉस थीटा कितना हो गया? 200 मीटर पर सेकेंड, तो ही ये पॉसिबल होगा, रेडी। सो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 200 बाय V0, और V0 मुझे दिया है 600। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू 200 बाय 600, तो ये कैंसिल। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/3। कॉस थीटा क्या आ गया? 1/3। जब आप कैलकुलेटर में 1/3 करोगे सो आपको कुछ आंसर मिलेगा, और अगर ऐसा नहीं भी करना है तो भी आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा को सब्जेक्ट बनाओ। सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस 9, क्योंकि कॉस थीटा 1/3 है तो उसका स्क्वायर 1/9 होगा। सो साइन स्क्वायर थीटा
इसको एलसीएम ले लो तो 9 माइनस 1/9, सो साइन स्क्वायर थीटा हो गया हमारा 8/9। ठीक है, तो इसके ऊपर से तुम साइन फाइंड करो अंडर रूट करके, है ना। साइन थीटा क्या हो जाएगा, √8/3। कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करो, कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करके नेचुरल साइंस निकालो। लॉग टेबल मैंने आपको बोला था ना, नेचुरल साइंस निकाल के ये जो आंसर आता है उसमें से साइन थीटा फाइंड करो, वो मिलेगा आपको ये एंगल, और वो जो एंगल मिलेगा उसको 90 में से माइनस कर दो, तो यहाँ पे आपका जो थीटा डैश है वो मिल जाएगा। और थीटा डैश का आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थीटा डैश आपको मिलेगा 19.8 डिग्री अप्रोक्सीमेटली। अगर नहीं आ रहा है तो मुझे बोल देना, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन में एक और चीज भी फाइंड करनी है। व्हाट मिनिमम एल्टीट्यूड शुड द पायलट फ्लाई द प्लेन टू अवॉइड द हीट। ये हीट ना करनी हो तो उसको कितना ऊपर जाना पड़ेगा। सो फॉर दैट वी नो दैट कि हम ये देखेंगे कि ये जो वेलोसिटी है और ये जो एंगल बना, ये एंगल, ये वेलोसिटी और ये एंगल का यूज करके हमारा बुलेट कितनी मैक्सिमम हाइट पकड़ सकता है, पहले ये फाइंड करते हैं। तो यहां पे मैं लिखता हूं मैक्सिमम हाइट। चलो, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है, v0² साइन स्क्वायर थीटा 0/2g। ठीक है, तो v0 कितनी स्पीड से फेंका था हमने, 600, तो ये हो जाएगा 600 का स्क्वायर, और साइन थीटा, तो ये जो थीटा था ये हमें डायरेक्टली मिल गया था साइन स्क्वायर थीटा 8/9, और हमें साइन स्क्वायर थीटा की ही रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा की, तो डायरेक्टली मैं लिख दूंगा 8/9, और ये 2g, 2 और g की वैल्यू लेनी है 10। इन सभी को आप न्यूमेरिकली सॉल्व करोगे, सो आपको आंसर मिलेगा 16000 मीटर, मतलब 16 किलोमीटर। मतलब ये वेलोसिटी और ये एंगल से हमारा जो शेल है वो 16 किलोमीटर की हाइट पकड़ सकता है, और हमारा प्लेन उड़ रहा है 1.5 किलोमीटर की हाइट पे। तो अभी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर एक्सीडेंट नहीं करना है तो टू अवॉइड एक्सीडेंट, plane has to be reach the height of more than 16 किलोमीटर्स। सो ये हो गया हमारा आंसर। रेडी, आई होप कि आप सभी को इसमें समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब 2 न्यूमेरिकल्स बचते हैं, वो 2 न्यूमेरिकल के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट in this section you can message me. I will try my best to give all of your answers. Thank you very much, students.